अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सफ़ीउल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं असद अली साहब जो यूके में एज़ अ बिज़नेस आईटी एनालिस्ट काम कर रहे हैं। सर अपना ज़रा बैकग्राउंड बता दीजिएगा कि आप पाकिस्तान में कहाँ से और आप यूके में किस वालेकुम तरह अस्सलाम काम जी। कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान में बेसिकली मैं सियालकोट से ही हूँ। होम टाउन मेरा सियालकोट ही है। और जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, इसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मास्टर्स है, उसके बाद एमएस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और फिर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में एमएससी बिजनेस एनालिटिक्स, एमएस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट साइंसेस। और जो वर्किंग बैकग्राउंड है मेरा, वो मैंने इधर भी रॉयल सेट में भी काम किया है। इसके साथ-साथ मैंने अपनी कंसल्टेंसी फ़र्म है, वो अभी भी चल रही है यहाँ पे, ऐसे ही मैं उसको रन कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ कुछ मैंने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, डिजिटल मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम किया है, अमेज़न पे किया है, ईबे पे किया है, कर भी रहा हूँ। और जहाँ तक यूके की बात है, वहाँ पे मैं एज़ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर काम करता रहा हूँ, पहले एक ऑर्गनाइज़ेशन में। फिर मैंने एक ऑर्गनाइज़ेशन में एज़ मैनेजर भी काम किया है, और उसी ऑर्गनाइज़ेशन में भी मैं एज़ एन आईटी बिज़नेस एनालिस्ट, जो मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है रिसेंट, उसकी बेसिस के ऊपर मैं जो है वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। सर जैसे आपका एक एक्सटेंसिव बैकग्राउंड है इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी जी। आपका एक्सटेंसिव आप काम करते रहे काफ़ी सालों से। तो सर पाकिस्तान में और वहाँ के वर्क कल्चर में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट, जब मैं सियालकोट में था, तो बड़े एहतराम के साथ अपने साथ इकराम की, और ये वो जो मैं बड़ा बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन जब मैं पहली मर्तबा लाहौर गया पढ़ने के लिए, तो उस वक़्त जो मेरा ओपिनियन था वो ये था कि मैंने अपने ज़िंदगी के चंद जो साल हैं वो मैंने ज़ाया किए हैं। तो बड़े एहतराम के साथ और माज़रत के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एकेडमिक कल्चर था और जो लाहौर में था वो बड़ा फ़र्क था। जो फैकल्टी थी वो फॉरेन ग्रेजुएट से, और जो वहाँ पे हमें लर्निंग का मौका मिला, वो उससे पहले कभी मिला नहीं था। सिमिलरली जब मैं यूके में मुझे ये मौका मिला स्कॉटलैंड में, तो उस वक़्त मेरा ओपिनियन ये था कि आज तक मैं जितना भी पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, वो मैंने टाइम इज़ है कि टाइम ज़ाया किया। माज़रत के साथ, ये मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रहा कि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं उस्ताज़ा के, उन इंस्टीट्यूशंस के, कि जिनकी बदौलत ये भी अपॉर्च्युनिटी मिली और फिर जाके वहाँ पे भी तालीम जो है वो हासिल की। लेकिन जो की डिफ़रेंस है उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो जब मैंने अपना वहाँ पे कंप्लीट कर लिया एजुकेशन, तो मेरे एक दोस्त हैं, हम इकट्ठे पढ़ते थे लाहौर में। तो वो मेरे जूनियर थे वहाँ पे, सेम स्टर्लिंग में? यूनिवर्सिटी में, स्टर्लिंग में, स्कॉटलैंड में। तो उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी आई, तो मैं उन दिनों पाकिस्तान था, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कोई 1 माह बाद मेरी ना सेरेमनी है, तो आप आ जाओ, और साथ हमारे एक अ, प्रोफ़ेसर भी हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर भी हैं, डॉक्टर टॉम केन। तो उनसे मैं 2-3 मॉड्यूल्स भी पढ़ा हुआ हूँ, टेक्निकल मॉड्यूल्स जो हैं। तो उनके साथ मेरे जो टर्म्स थे वो बड़े अच्छे थे, और वो चाहते थे कि मैं उनकी सुपरविज़न में आगे रिसर्च में आऊँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि डॉक्टर टॉम जो है उसकी भी ख़्वाहिश है कि सेरेमनी वाले दिन जो है ना, हम एक मीटिंग करें आपस में। तो मैं जब वहाँ गया, तो वो जब फ्री हो गए सारा कुछ, तो वो ना एक यूनिवर्सिटी के एक कोने में हम लोग बैठे। तो रमज़ान शरीफ से ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो बातों-बातों में वो बेसिकली एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में एक फंडेड प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें उन्होंने 10 एकेडमिक्स लेने थे, और मतलब कि बेसिकली एकेडेमिया से लेने थे, और 10 प्रैक्टिशनर्स लेने थे, और मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। और उस प्रोजेक्ट का नाम अभी मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, लेकिन वो इनोवेशन के दरमियान जो इनोवेशन का मामला थे, एनएचएस फोर्थ वैली,
वो प्रोजेक्ट का नाम था NHS फोर्थ वैली, NHS स्कॉटलैंड। तो उनकी इनोवेशन में जो डिसरप्शंस थी उसके ऊपर उन्होंने काम करना था, और ये जो क्लस्टर आ रहा था ये था एआई लैब क्लस्टर के अंदर ये सारा मामला चल रहा था। तो वो बेसिकली जो NHS स्कॉटलैंड है उनका जो हेल्थ सिस्टम है स्कॉटलैंड का, तो वो बड़े एक हार्श अरसे से सफ़र कर रहे थे कि उनकी अपॉइंटमेंट्स में डिलेस थे, और ये वो बेसिकली वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। तो उनका एक पॉइंट था कि जो इसके अंदर डिफरेंट किस्म की ये इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं सर्जिकल के और ये वो, तो वो बेसिकली एक चैनल के ज़रिए आ रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो इसके अंदर एक गैप है, हम इस गैप को जो है ना वो कवर करें, और डायरेक्टली हम लोग की जो रसाई है वो मैन्युफैक्चरर्स तक चली जाए। तो उसमें बेसिकली वो हमें भी इन्वॉल्व कर रहे थे, और ये ना सिर्फ स्कॉटलैंड, यूके, ये 2-3 कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट थी इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो चाह रहे थे कि जो एक चीज़ 1 पाउंड की आती हुई सीधी 1000 पाउंड पे जा रही है, तो इस दरमियान जितने भी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, इनको हम लोग मैक्सिमम तौर पे जो है वो कम कर सकें और डायरेक्ट उनके साथ हो सके। तो जो उनके साथ डिस्कशन हो रही थी उस डिस्कशन के ऊपर वो बातचीत बढ़ती गई। तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि असद हमें ये बताओ कि चलो ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, रिसर्च वर्क हो जाएगा, आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, आप सीखना क्या चाहते हो। तो एज पाकिस्तानी तो अगेन माजरत के साथ हमारी सोच ये होती है कि हमें एक टाइटल मिल जाए डॉक्टरेट का, नाम के साथ डॉक्टर लिख दिया जाए, तो ये लेकिन अचीवमेंट ये है। अचीवमेंट ये है। लेकिन जो उसका क्वेश्चन था वो बड़ा वैलिड और बड़ा टेक्निकल था। तो मैंने उसको बोला कि मैं एक मेथडोलॉजी थी क्विस्ट डीएम की, मैंने कहा मैं इसके ऊपर ना काम करूँगा ये। कहते ठीक है, लेकिन तुम्हारे सारे काम के साथ, क्योंकि वो लोग यूटिलाइज करते हैं अपने लोगों को जिन लोगों के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहते ठीक है आप ये भी कर लोगे, इसके ऊपर रिसर्च वर्क भी कर लोगे, लेकिन इसका आपको क्या फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने इसको कहा कि मैं ना बेसिकली जो ये मैं काम करूँगा, मेरा शौक है कि मैं आगे लोगों तक इसको पहुँचा डिलीवर सकूँ। कर सकूँ। तो कहते किन को, स्कॉटिश को। मैंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं, पाकिस्तानियों को। तो उसने नोट कर लिया। कहते क्या रीज़न है। मैं उसको एक एग्जांपल दी, और मैंने अपने दोस्तों में भी बैठ के ये एग्जांपल काफ़ी दफ़ा कोट की, अगेन माजरत के साथ, चाहे ये कोई सुनने वाला नाराज़ हो जाए, लेकिन बात मैं दोबारा वही कहूँगा कि जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, तो हमारा एक सब्जेक्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, XYZ जिन्होंने भी पढ़ाया हमें, जैसे भी पढ़ाया, अब मोस्टली यहाँ पे होता ही है। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूँ। अब वो जो हमें पढ़ा रहे थे उस वक़्त, वो उससे 2 साल पहले उन्होंने मार्केटिंग में मास्टर्स किया था, और उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने हमसे एक बैच पहले मार्केटिंग पढ़ाई, मैं सियालकोट की बात कर रहा हूँ, और फिर हमें मार्केटिंग पढ़ाई। अब अगर आप देखें तो इसमें इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक गैप है, और ये लम्हा फ़िक्री है कि आप प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं बता रहे हमें एग्जैक्टली। कि मार्केटिंग क्या है। हमने ये सुन लिया मार्केटिंग इज़ एन आर्ट, हमने इसके अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ लिया, 4 पीस हमने 4 पीस 7 पीस पढ़ लिए, सारे पीस पढ़ लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता चल सका कि प्रैक्टिकली हमने इसमें क्या करना है। हमने ये पढ़ लिया कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम आज भी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सर, मार्केट उसकी के बारे में। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, उन्होंने नहीं ना है। खुद की हुई है ना, उनको हाँ। पता है कि इम्प्लीमेंट होनी कैसे है। और जब मैंने उसको बात की डॉक्टर टॉम केन को, तो उसने अपना सर पकड़ लिया, कहता ऐसे है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे है। मैंने कहा ये मास्टर्स का प्रोग्राम था, इसमें हम पढ़े थे, और
उसमें ये हालात थे। कहते हैं इसमें तो बड़ी हद तक ज़रूरत है फिर वहाँ पे, मतलब कि ये मैं एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे चलता है कि मैंने अगर पढ़ लिया, मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, उसके बाद वो किताबें भी वही रहेंगी, एडिशन सेम रहेंगे और सारा कुछ चलता रहेगा। हालिया में मैं आया, मेरे एक कज़न ब्रदर हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कहते मैं आई काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि वो प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग एक सब्जेक्ट है आई काम में। मैंने कहा किसके? अजीम पब्लिशर का। कहता है बिल्कुल वही है। मैंने कहा वो जो अकाउंटिंग है वो सुहेल नाम का एक होता था, वो जिनकी वो बुक थी। कहता है बिल्कुल वही है। कमर्शियल जोग्राफी वो ही है। मैंने कहा उसके अंदर वो जो उन्होंने चेक की टाइप्स लिखी हुई हैं वो वही है, एम्प्टी चेक, नल चेक, वो कटा हुआ चेक, वो इस तरह का चेक, फलाना चेक। कहता है बिल्कुल वही है। तो मैंने जो आई काम किया था वो 2012 में किया था और ये 2024 चल रहा है, 12 साल बाद। आज भी जो पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि यहाँ पे ये बात करना रिसर्च का या इनोवेशन का आज के दौर में भी उसी तरह से है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम लोग एक नेक नियति के साथ दुआगो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जब जब तक हमारा अपना एक कल्चर नहीं बदलेगा, हम लोग वो इन चीज़ों को प्रमोट उस तरह से नहीं कर पाएंगे। ये बहुत लैग कर रहा है। सर हमारी भी काविश यही है ताकि लोग समझ सकें कि रिसर्च जो है सिर्फ एकेडेमिया में नहीं होती, एकेडेमिया से निकल के वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी बिल्कुल होती है। सर इस जैसे आपने भी बात की, आपने एनएसएस उनका जो वैली का आपने नाम लिया, इसी तरह के और भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, यूके से, यूएसए से। तो जब आप यहाँ पे काम कर रहे थे तब आपने यहाँ पे भी कैसे इनिशिएटिव्स देखे थे? अच्छा जी, एक और मैं आपको इसमें मज़े की बात बताऊं। जब मैं गया वहाँ पे, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जानने वाले ये ना ही देखें, क्योंकि ये बड़ी मैं तलख हकीकत बताने लगा हूँ। बिल्कुल ऐसी है सर। लाहौर में जब मैं गया ना, तो मैंने आपको बताया कि मैंने उस वक्त मेरा ओपिनियन ये था, यार मैंने सियालकोट में वक्त ज़ाया किया। लाहौर से उधर चला गया तो मेरे एक दोस्त हैं बड़े काबिल एहतराम, आजकल वो चाइना होते हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार आपने वो रिसर्च की थी, एक थीसिस लिखा था। कहते हैं बिल्कुल लिखा था। तो मैंने कहा उसका क्या किरदार है बाद में? वो आपने बड़ा काम किया था, पूरे 6 महीने उसके ऊपर गुजारे थे आपने अपने एमफिल के। कहते यार वो असद भाई वो फिलहाल एक लाइब्रेरी की जीनत है, और इसके बाद लिटरली लिटरली उसने वो तस्वीर भेजी कुछ ही अरसे के बाद कि आप पूछ रहे थे, तो मैं आपको ये तस्वीर भेज दूँ। उसको उन्होंने रद्दी कर दिया था। उस बैच में जितनी भी रिसर्च की गई थीसिस, जो पेपर्स थे पब्लिश हुए, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, वो सारे वो रद्दी हुए थे। क्या फ़ायदा? हम लोग हम लोग अक्सर वहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि हम लोग नकल भी नहीं कर सकते। कुछ रिसर्च जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, बने बनाए मॉडल्स हैं, सारा कुछ अवेलेबल है, हम लोग उनको नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते यहाँ पे। सर इसका अगर आप देखें, आप तो दोनों जगह आपने दोनों चीज़ें देखी हैं, आपने यूके का भी मामला देखा, आप पाकिस्तान में भी काम करते रहे, इतना गैप क्यों है एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का? बस वो मसला ये है, फिर एक तलख बात है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, बिजनेस है। एग्जैक्टली। ठीक है, जब आप इस बिजनेस को निकाल देंगे दरमियान से, तो वो गैप जो है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, वहाँ पे इंडस्ट्री में और एकेडेमिया में गैप क्यों नहीं है? जब हम लोग एक मॉड्यूल पढ़ते थे ना, तो उस मॉड्यूल में टोटल 4 से 5 लोग होते थे, पढ़ाने वालों की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें एक लीड कर रहा होता था, एक कोऑर्डिनेटर होता था, एक टीचर असिस्टेंट होता था, एक कुछ होता था, और ये सारे मतलब कि डॉक्टरेट में, मतलब कि और पोस्ट डॉक्टरेट में भी गए हुए हैं, आगे पढ़ाया भी हुआ है, और ये वो सारे मामला थे। एक मॉड्यूल होता था, मतलब कि मैं वैसे आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ, तो उसमें एकेडेमिया से भी बंदा है, और जो एकेडेमिया से बंदा है
उसकी ऑनगोइंग रिसर्च चल रही होती है। ये नहीं है कि उसने जब पीएचडी की, फिर पीएचडी के बाद कई लोगों को सुपरवाइज किया और करने के बाद उसने वो अपना सारा कुछ बंद कर दिया, नहीं। उसकी ऑनगोइंग कोई ना कोई रिसर्च चल रही होती है और उसी फील्ड में चल रही होती है, उसी टॉपिक में चल रही होती है जिस टॉपिक में वो आगे वो पढ़ा रहा होता है, उसकी एक्सपर्टीज होती है और वो आगे वो टीच कर रहा होता है। सिमिलरली वो प्रैक्टिशनर भी लेके आते हैं इंडस्ट्री से। लेट्स से कि इनोवेशन मैनेजमेंट है, हमने एक मॉड्यूल पढ़ा इनोवेशन मैनेजमेंट, डॉक्टर नजीम मुराद मलेशियन था जो इसको लीड कर रहा था। इसी के साथ साथ 2-3 और बंदे थे जो हमें इसमें पढ़ा रहे थे। सिमिलरली एवरी फ्राइडे लंदन से, वो हम लोग स्कॉटलैंड रहते थे उस वक़्त में, तो लंदन से वो एक वर्चुअल मीटिंग में एक प्रैक्टिशनर आता था हमें पढ़ाने। तो वो पढ़ाता क्या था कि जो हमने पढ़ा होता था ये वो ना वो प्रैक्टिकली हमें बताता था कि इनोवेशन जब हमने करनी है तो किस तरह से करनी है, इसमें कौन-कौन से की रोल्स हो सकते हैं और ये वो। मतलब कि वहाँ पे एकेडेमिया में और आपकी इंडस्ट्री में गैप है ही नहीं है, एक ब्रिज है। वो मतलब इस तरह ट्रीट करते हैं ना कि वो स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल जाए, जी, उसको बुकिश नॉलेज भी मिल जाए, उसको जी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल, पता चल जाए। बिल्कुल। और फिर एक और यहाँ पे मैं चीज़ ऐड कर दूँ, वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा आपको। एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मतलब कि कोई रिसर्च है, वहाँ पे रिसर्च नहीं कहते, स्टडीज़ कहते हैं। और साथ लिखा जाता है कि ये फलाँ स्कूल की स्टडीज़ हैं। हॉस्पिटल्स में है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कोई नई चीज़ जब भी ये रिसर्च के बाद जो है इम्प्लीमेंट हुई है, इंट्रोड्यूस हुई है, तो साथ लिखते हैं कि ये फलाँ स्टडी से। और वो बेसिकली सारी यूनिवर्सिटीज़ से आती है और यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लस्टर्स होते हैं उनको स्कूल कहते हैं। जैसे बेसिकली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग में पढ़ता था, तो मेरी जो डिग्री थी ये आती थी स्टर्लिंग मैनेजमेंट स्कूल में। तो वो आता है कि स्टर्लिंग मैनेजमेंट स्कूल की ये स्टडीज़ हैं और ये प्रूव की और ये वो और ये इसको लेके चल रहे हैं। मेरा एक दफ़ा बेसिकली एक अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल लेस्टर। मैं लेस्टर में रहता था इंग्लैंड में, और जब मैंने अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट कर ली सारा कुछ, यहाँ पे मैं सिर्फ आप ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको ना बताता हूँ। तो मेरी ना ब्लड सैंपल भी मैंने देने थे वहाँ पे अपने ब्लड टेस्ट के लिए। तो वो कंसल्टेंट था जिसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उसने पहले मुझे सारा वो चेकअप वगैरह वो कर लिया जो भी था मामला। तो उसके बाद ना उसने ब्लड सैंपल लेने थे, तो वो अब मुझसे पूछ रहा है, मुझसे कहता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर उसके कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आप उनको उनकी रिसर्च में शामिल हो जाएं, तो एक तो वो थैंक यू वगैरह ही था उनकी तरफ से। सेकेंडली मैं आपको ये फेवर करूँगा, क्योंकि जो ब्लड सैंपल देना था वो दूसरी बिल्डिंग में जाके देना था। हॉस्पिटल्स काफ़ी फैले होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी। तो कहते हैं कि ये फेवर होगी कि आपका ब्लड सैंपल भी हम लोग यहीं पे ले लेंगे। वो एक लालच दी उसने। मैं इसको बोला, मैंने कहा कि ये अगर आप लालच नहीं भी देते तो मैं ये काम कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। वो ना मुझे दूसरे रूम में ले गया। वहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन थी और एक स्कॉटिश था। दोनों पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर इंग्लैंड में। पहले उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, मेरे पास सारे वो भी आज भी वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो वो रिसर्च कर रहे थे। कहते कि हमने 85 सैंपल्स लेने हैं, 85 लोग। कहते रिसर्च ये चल रही है, उम्र के किसी हिस्से में जब लोग ज़्यादा एजड हो जाते हैं उनकी वेन्स भी नहीं मिलती ब्लड लेने के लिए, तो या किसी भी वजह से वो बड़ा एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है, सिरिंज को डालना और वो विक करना सारा कुछ जो है। तो हमारी रिसर्च ये चल रही है कि ये जो पसीना आता है ना, ये पसीने के साथ भी ना वही रिजल्ट्स आते हैं जो आपके ब्लड के साथ आते हैं, और इस स्टडी को हमने प्रूव करना है कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो उन्होंने जो लैटेक्स के जो ग्लव्स थे, वो जो आम यहाँ पे वो सर्जरी के दरमियान भी वो बिल्कुल। लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मुझे पहना दिए। पहनाने के बाद तकरीबन 5 मिनट उन्होंने मुझे ऐसे ही रखा, पहले हाथ वॉश करवाए, सारा कुछ करवा के 5 मिनट के बाद जब उन्होंने उतारा तो मेरे हाथों में वाकई पसीना आ चुका हुआ था। उनके पास इतनी इतनी स्ट्रिप्स थी, और जैसे एक सुनार के पास एक वेट मशीन होती है जिसके ऊपर वो गोल्ड का वेट करते हैं, उसी तरह का एक उनके पास एक पैरामीटर था जिसके ऊपर उन्होंने वो रखना था। वो स्ट्रिप रखते थे, मेरा 10 की 10 बेसिकली उँगलियाँ उन्होंने उसके ऊपर वो रखवा के और उसको पास रख दिए, और सैंपल भी ले लिया उन्होंने। और उनके जो रिजल्ट्स थे, उनकी एक्यूरेसी 90% थी। अब वो इसमें थोड़ी-सी और रिसर्च कर लें, तो 100% तक एक्यूरेसी आ सकती है। तो ये देखें, ऐसे कौमें भी बनती हैं, ऐसी नई चीज़ें भी मुतारफ़ होती हैं, कैसे उनके अब उनको तो किसी ने डिक्टेट नहीं किया कि आप ये काम करो। उनके ज़हन में आया कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, अब ये मेडिकल डिपार्टमेंट था उनका कि स्टूडेंट्स सारे वो एमबीबीएस के थे और ये वो ना, तो हम ऐसी कौन-सी नई रिसर्च करें, कैसा हो सकता है? तो वो 90% तक उसके पास चले गए और हमें भी इन्वॉल्व कर दिए। और बाद में ब्रीफिंग के लिए मुझे बुलाया भी उन्होंने कि ये देखें, ये आपके रिजल्ट्स हैं सैंपल के और ये इसके हैं, और अभी भी उनकी रिसर्च चल रही है। सर ये इनोवेशन इसीलिए तो वहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वो जी। प्रॉब्लम्स को एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट जी, करते हैं एग्ज़ैक्टली। कि इनका हमने सोल्यूशन ढूंढना है। सर इसके अलावा अगर हम सिर्फ एकेडमिया से हट के इंडस्ट्री की तरफ आ जाएं तो वहाँ पे रिसोर्स बिल्डिंग के ऊपर भी काफ़ी काम होता है। जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो खुद ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, नए नए प्रोसीजर्स उनको बताते हैं कि आप इस तरह ये काम करें, आप इस तरह ये काम करें। उसके बाद एचआर के अंदर काफ़ी काम होता है वहाँ पे, ग्रीवेंस मैनेजमेंट, तो वो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, यहाँ पे अगेन मैं एक पॉइंट देता हूँ, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन। वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको पता है कि जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो उसको एज एन एसेट ट्रीट कर रहे होते हैं। उसको पता है कि मैंने इनको किस तरह यूटिलाइज करके अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करना है, और डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या मिशंस जो हैं उनको कैसे अचीव करना है। उनको पता है कि मैं अगर आज इनके ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगाऊंगा, इनकी सर्टिफिकेशंस करवा दूंगा, तो अल्टीमेटली वो उसी की ऑर्गेनाइजेशन को ही इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो देखें, अब जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, अब मेरे जो पोजीशन है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बावजूद इसके मुझे फर्स्ट एड की उन्होंने ट्रेनिंग करवाई हुई है। हालाँकि इसका दूर-दूर तक कोई नहीं। मिलते हैं। अच्छा, ये इसका कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। लेकिन क्यों करवाई हुई है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि उधर हूँ ही मैं और कोई ना हो, तो हम लोग किसी न किसी को तो वो इमरजेंसी में वो काम आ सके। काम आ सके या नहीं आ सके। सिमिलरली वहाँ पे क्या करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। लेट्स से कि जो ईआरपी सिस्टम है, अभी वहाँ पे जो ईआरपी सिस्टम था, वो पहले वो इस्तेमाल कर रहे थे सेज का। उनको सेज के अंदर इस्तेमाल करते-करते उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि सेज हमारा उस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा जिस तरह की हम लोग चाहते हैं। उन्होंने ज़ीरो पे चले गए, ज़ीरो भी एक ईआरपी ईआरपी सिस्टम सिस्टम। है, ठीक है। ज़ीरो पे चले गए, तो ज़ीरो पे जाने से पहले-पहले उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिलवाई। अब वो चाहते तो ना देते, वो खुद ही मुझे वो थोड़ा-सा बता देते कि यार इसको इस तरह से कर के आप जो है वो इसको कर लेना। लेकिन उनको पता है कि ये वक़्त भी बचेगा और जो एफिशिएंसी है वो भी एनहांस होगी। हाँ, सो तो इस तरह से चलता है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती। ये कहते हैं कि फिलहाल काम चलाने में काम देखेंगे ज़रूरत चलाएँ। पड़ेगी। हाँ जी, और वो काम खत्म होता जाता है। ऐसे ही है। चलो इसी के अलावा अगर हम इसी से रिलेटेड बात करें, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड, हमारे यहाँ पे एक अब कल्चर है कि जो नए बच्चे स्टूडेंट्स निकल के जाते हैं उनको ना अपनी खुद डायरेक्शन पता होती है। अगर वो किसी डायरेक्शन में जाना भी चाहते हैं ना तो बैरियर बहुत ज़्यादा है उसका। तो जैसे अब आप स्टडी कर रहे थे बिल्कुल, जब आपने यहाँ पे स्टडी शुरू की थी तो आपको भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। देखिए, इसमें ना सबसे पहले मैं आपको बताऊँ,
ये थोड़ा सा इसमें पेरेंट्स का रोल है, थोड़ा सा आपके इंस्टीट्यूट का रोल है, और थोड़ा सा आपका इंडिविजुअल रोल है। यहाँ पे लम्हा फ़िक्रिया ये है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन है क्या है। अल्टीमेटली वो करना क्या चाह रहा है। उसको इस चीज़ का भी नहीं पता कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी ज़रूरत क्यों है। तो जब तक वो इन ज़रूरियात को समझेंगे नहीं, अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं करेंगे, तो वो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। लेट्स से कि मैं था, मुझे अच्छा, मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ। मेरा कभी भी शौक नहीं था कि मैं ना बेसिकली फाइनेंस में आऊँगा। एक कट एंड शॉर्ट ये कि मुझे ना कुछ लोगों ने कहा ये हो नहीं पाएगा कंप्यूटर साइंसेस में, या जितने भी एडवांस मामलात थे, करते करते जब वो फाइनेंस में हो गया, उसके बाद मैंने समझा नहीं यार ये तो बिल्कुल बेकार है। हर दूसरा बंदा मुझे यही मिल रहा है। कोई एमबीए है, कोई एमकॉम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है उस तरह की। तो मैं उस वक्त जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में चला गया, क्योंकि मैंने उस वक़्त भी अपनी अदना सी रिसर्च की कि मार्केट में चल क्या रहा है, किन किन पेशों की यहाँ पे ज़रूरत है और किन की नहीं है। फिर उसके बाद जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे बनने के लिए, तो मैंने दोबारा रिसर्च की और मैंने कहा कि ये तो दौर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी चला जाऊँ तो मेरा नहीं ख्याल कहता कि अगले 10-15 साल बाद जाके इसका भी उस तरह से कोई इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि बेसिकली वो बिज़नेस इंटेलिजेंस के अंदर आ गया और उस डोमेन के अंदर रह के जो है वो ये सारे काम किए। अब मैंने पेरेंट्स का इसलिए नाम लिया कि बेसिकली माज़रत के साथ जो बच्चा होता है, उसको पहले फीड किया जाता है कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने आर्मी में जाना है, तुमने इंजीनियर बनना है। ये 3-4 पेशे ऐसे हैं कि जो आपका नहीं मुझे पता, लेकिन मैं आज से अगर 5, 7, 10 साल पहले की बात करूँ तो बेसिकली डिक्टेट ही ये किया जाता था कि आपने ये चीज़ें करनी है। और सर वो इतना डिक्टेट किया गया कि सैचुरेशन इतनी होगी, इतने मरीज नहीं, इतने डॉक्टर्स जितने हैं। डॉक्टर्स हैं, और डेफिनेटली ये जब फिर यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता वो फिर बेचारे चाइना जाते जाते हैं हैं। चाइना, चाइना में नहीं मिलता वो जाते हैं रशिया। और जब वो वहाँ से करके आते हैं तो फिर दोबारा टेस्ट दें या दूसरे कंट्रीज में जाएं। तो ये देखें ना, ये प्रॉब्लम्स तो हैं। यकीन करें कुछ इंजीनियर्स हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो टैक्सीज चलाते हैं। अब वो कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ उनको बिल्कुल ऐसी 16, 17, 18, 19 ईयर्स जो है वो पढ़ने का। अपनी एजुकेशन में स्पेंड करने की, कि जब आप अपने डोमेन से हट के वो काम कर रहे हैं, आपने तो अपने आप को ज़ाया किया है। फिर तो सिर्फ टाइटल ही लिया है ना आपने। तो अभी जो सीन चल रहा है वो बस यही चल रहा है। मेरा ख्याल है यहाँ पे एजुकेशन ली जाती है पैसा कमाने के लिए, एग्जैक्टली। कि आप अच्छा पैसा कमा सकें, जबकि ये नहीं पता कि ये अच्छा इंसान बनने के लिए चीज़ है। आप अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक बेसिकली इम्पैक्टफुल जो है वो कोई काम कर सकें, और ये वो, बल्कि इन चीज़ सबसे हट के सिर्फ आप रोज़गार के लिए, अपनी मुआशी जो बदहाली है उसको बदलने के लिए जो है ना ये काम किए जाते हैं। और अगर कुछ भी नहीं रहता तो वो ये कहते हैं कि कोई नहीं ग्रेजुएशन करेगा तो चलो कोई किसी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। ऐसी सर अगर फिर हम दोबारा आ जाए, हम एकेडमिया की साइड पे आ जाए, रिलेशन की तरफ आ जाए, तो अगर आप सियालकोट की या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एकेडमिया को आप कोई मशवरा देना चाहें एज अ, आप ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ पे पढ़ के हैं, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया है वहाँ पे, तो अगर आपको मशवरा देना चाहिए कि ब्रिज जो इन्होंने जला दिए हुए हैं सारे, कि कैसे बनाए कैसे जाएंगे आप? मेरा ख्याल कहता है कि सबसे पहले ना एकेडेमिया की और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन ये इंतहाई ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि ये जो हर दूसरा बंदा या तीसरा बंदा एक अपना इंस्टीट्यूट ओपन करने की कोशिश करे, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो क्राइटेरियाज हैं या जो पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करना चाहिए कि ये आप चीज़ें करें तो हम लोग आपको जो है वो कर सकते हैं। अब मसला ये है कि गली मोहल्ले में जहाँ पे एक रिक्शा भी नहीं घुस सकता, वहाँ पे अगर हम लोग एक हाई स्कूल बना लें और वहाँ पे उन्हीं गली मोहल्लों के जो मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ या माज़र के साथ ग्रेजुएशन की हुई टीचर्स उनको एजुकेट कर रहे हैं, मैं उन ये सबकी रोज़ी वाबस्ता है वैसे इनसे। लेकिन अगर आप सवाल ये कर रहे हैं कि कैसे इनको इन्हांस कर सकते हैं चीज़ों को, तो मेरा ख्याल है कोलैबोरेशन ज़रूरी है। गवर्नमेंट लेवल पे सबसे पहले इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, पैरामीटर सेट करने चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे जाके ये लोग काम कर कर सकते हैं। सकते हैं। सेकेंडली
जब इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन होती है, लेट्स से कि कोई भी इंडस्ट्री है, एक्स वाई जी फैक्ट्री है या एक कंपनी है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो रुजू करें इंस्टीट्यूट के साथ कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, रिसर्च करनी है, या इंस्टीट्यूट्स उनके साथ कोलैबोरेट कर लें कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप बताएं क्या जल्दी आपको फ़ायदा ये होगा कि हम लोग आपको नई से नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और उनको फ़ायदा ये होगा जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल वर्क क्या है। एग्जैक्टली। तो इस तरह जब वो मार्केट में जाएंगे तो जाके तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि मतलब कि जब कोई क्वेश्चन करने वाला होगा तो उसको वो प्रॉपर ब्रीफ कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट में। माजरत के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूके, मैं गया, यकीन करें 100 आउट ऑफ 100 सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी डोमेन में रह के जॉब कर रहे होते हैं या वाइट कॉलर में जाते हैं। 90% माजरत के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो सिक्योरिटीज कर रहे हैं, वो टेकवेज में काम कर रहे हैं, वो क्लीनिंग के काम कर रहे हैं, वो टैक्सीज कर रहे हैं, वो डिलीवरीज कर रहे हैं, वो इस तरह के कर रहे हैं। तो वो तो फिर एक ही मकसद रह गया, वो है पैसा कमाना। अगर आप पढ़ के भी वही काम कर रहे हैं और अगर आपकी अपनी सोसाइटी में उसका कोई आप वाजिया फ़र्क नहीं वैल्यू डाल नहीं रहे, ऐड तो कर फिर पा वो रहे। मेरा नहीं ख्याल करता कि फिर उस पढ़ाई की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कोलैबोरेशन ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सर इसी के साथ अगर हम इसको एंड नोट पे स्टूडेंट्स को भी हमारे कोई पैगाम दे देंगे, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। मेरा ख्याल ये कहता है कि स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अपना जो विजन है ना, उसको वो सबसे पहले क्लियर रखें कि वो अल्टीमेटली करना क्या चाह रहे हैं। उसी विजन के ऊपर प्लान कर लें कि बेसिकली हमने ये किस किस तरह से करना है। अब प्लान इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि वो कहते हैं कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। फिर एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक डायरेक्शन में रह के वो काम करें, तो मेरा ख्याल कहता है कि मुमकिना तौर पे ये अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाएँगे। पहले तो बुनियादी तौर पे तो अपने आप को ही फ़ायदा ऐसे पहुँचेगा, ही है। और सेकेंडली जो है वो आप अपनी सोसाइटी में और बड़े सारे लोग आपसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। वही